हेलो बच्चों, तो हम लोग अपना अध्याय 2 ही आज कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आज लास्ट वीडियो होगा। तो आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे भ्रूण क्या है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं, आपने देखा क्या हुआ था। नर युग्मक जब मादा युग्मक से मिला, ये हम बात कर रहे हैं पुष्पी पौधों की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पुष्पी पौधों की बात कर रहे हैं। तो नर युग्मक आपको पता है पुष्पी पौधों में होता है परागकण। क्या होता है? परागकण। और मादा युग्मक होता है अंडकोशिका। ठीक है, जब ये दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? क्या चीज बनती है? युग्मनज, जिसे हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं। ठीक है बच्चों, युग्मनज क्या होता है? इसमें और विभाजन होता है, इसका आकार बढ़ता है, तो ये आगे चल के क्या बन जाता है? भ्रूण। क्या बन जाता है? ये भ्रूण का आकार ले लेता है। आगे देखते हैं हम कि भ्रूण वास्तव में है क्या, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो नोट भी करते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। अगर पूछा गया आपसे एग्जाम में कि भ्रूण क्या है, ये कितने प्रकार का है, तो आप ऐसे लिखेंगे, पुष्पी पौधों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक तथा नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिलकर संलयित होकर, करेक्ट वर्ड जो है वो है संलयित, संलयित होकर युग्मनज बनाता है, जो आगे जाकर भ्रूण का रूप लेता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। एक बार और पढ़ लेते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया भ्रूण क्या है, पुष्पी पौधों में भ्रूण क्या है, तो आप लिखेंगे पुष्पी पौधों में नर युग्मक तथा मादा युग्मक संलयित होकर। संलयित का मतलब आपको अभी समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम अपने पहले वीडियो में ये सभी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। संलयित का मतलब होता है मिलना, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं। युग्मनज बनाते हैं, जो आगे चलकर क्या रूप धारण कर लेते हैं? भ्रूण का रूप ले लेते हैं। ठीक है, आप ये नोट कर चुके होंगे। अगली चीज जो हम लिखेंगे वो है भ्रूण के प्रकार। अगली चीज है भ्रूण के प्रकार। तो इसके जो प्रकार होते हैं बेटा, वो 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? टोटल इसके 3 प्रकार होते हैं। एक को हम नाम देते हैं गोलाकार, एक को हम नाम देते हैं हृदयाकार, यानी कि हार्ट के शेप का, दिल के शेप का, और ये जो लास्ट वाला है इसका नाम है परिपक्व भ्रूण। आप यहाँ पे पूरा नाम लिख लीजिए, गोलाकार भ्रूण, हृदयाकार भ्रूण, और ये है आपका परिपक्व भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला है गोलाकार, दूसरा है हृदयाकार, तीसरा है आपका परिपक्व। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ते हैं विस्तार से कि वास्तव में कौन कौन से समय के बाद ये वाला भ्रूण बनता जाता है। ठीक है, आपको पता है जो युग्मनज है वो द्विगुणित है। आपको पता है सभी बच्चों को कि जो युग्मनज है वो द्विगुणित होता है। ये बीच में केंद्रक है, ये कोशिका मैंने दर्शाई है। अब इसमें विभाजन होगा। ठीक है, जब विभाजन हुआ तो क्या हुआ? इसमें सेल्यूलोज की एक परत भी बनती है। इस परत का नाम है सेल्यूलोज। आपको पता ही है कि पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी ये जो परत मैंने बनाई है, इसको पूरे को हम नाम देंगे सेल्यूलोज की परत।
यानी कि धीरे धीरे समय के साथ इसमें विभाजन हो रहा है युग्मनज में, और इसमें सेलुलोज नामक परत का निर्माण होता है, और साथ में क्या हो रहा है, इसका आकार भी धीरे धीरे अब बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये अवस्था मैंने यहाँ बनाई है। तो पहली अवस्था आपकी ये है युग्मनज, दूसरी अवस्था नंबर 2 मैंने यहाँ लिखी है, तीसरी अवस्था में यहाँ लिख रही हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ, तो अब इसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, इसमें 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। ये तीसरी अवस्था है। आप ऐसे मत सोचना कि ये ऐसे मत करना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ये अवस्था है। तो ऊपर वाली जो है इसका नाम होता है निलंबक। क्या नाम होता है इसका, निलंबक कोशिका। ठीक है, और ये जो नीचे वाली है इसका नाम है भ्रूण कोशिका। क्या नाम है इसका, भ्रूण कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, युग्मनज था। अब हम देख रहे हैं कि युग्मनज से भ्रूण बनता कैसे है, ये सारी विधि पढ़ रहे हैं हम। तो युग्मनज में क्या हुआ, सेलुलोज नामक परत का निर्माण होना शुरू हो गया, फिर उसमें धीरे धीरे अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो एक से कितनी बन गई, यहाँ पर 2 कोशिकाएं दिखाई गई हैं। पहली वाली जो है ऊपर की ओर उसका नाम होता है निलंबक कोशिका, दूसरी जो है उसका क्या नाम है, भ्रूण कोशिका नाम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है देखते हैं, जो मैं बता देती हूँ। चौथी स्टेज में क्या होता है आप देखेंगे यहाँ पर, इसे कहते हैं परिणत्व विभाजन। ठीक है, ये वाला जो विभाजन है, यानी कि कोई चीज ऐसे है और उसमें इस तरीके से अगर विभाजन हो रहा है तो उसे हम कहते हैं परिणत्व विभाजन। ठीक है, ये तो हो गया परिणत्व विभाजन। एक दूसरा तरीके का विभाजन होता है जिसे हम कहते हैं अपनत्व विभाजन। अपनत्व विभाजन में क्या होता है, मान लो ये कोई वस्तु है, इसका हमने इस तरीके से विभाजन किया, तो इसे हम नाम देंगे अपनत्व विभाजन। क्या नाम देंगे इसे, अपनत्व विभाजन। ठीक है, तो जब विभाजन हुआ पहली वाली निलंबक कोशिका में, तो क्या हुआ, ऐसी 2 कोशिकाएं बन गई। क्या बन गई, ऐसी 2 कोशिकाएं बन गई। इस तरीके से यहाँ पर ये क्या उनका विभाजन हुआ, इसे कहते हैं अपनत्व विभाजन। इसे कहते हैं अपनत्व विभाजन। तो इसमें इस तरीके से 2 कोशिकाएं बन गई है। तो ये वाली आपकी कौन सी अवस्था थी, ये आपकी थी चौथी अवस्था। कौन सी थी ये वाली आपकी, चौथी अवस्था हो गई। अब देखते हैं क्या होता है। चौथी अवस्था के बाद क्या होगा, अब 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा, 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। और जब 3 बार समसूत्री विभाजन हो जाता है तो उसके बाद आप देखेंगे इस तरीके का कुछ चित्र बनता है। ये ऐसे 8 कोशिकाएं बन जाती हैं, या फिर 8 कोशिकाएं कहें, या आप कह सकते हैं ये टोटल हमारी कितने हो गए, ये 8 केंद्रक हो जाते हैं हमारे। क्या हो गए, ये 8 केंद्रक। और जो नीचे वाली हमारी कोशिका रहती है जिसे हम कहते हैं भ्रूण कोशिका, वो ऐसे नीचे फूल जाती है। कितनी फूल जाती है, वो नीचे जाके फूल जाती है थोड़ी सी। ठीक है, 4 यहाँ पे है और 4 इसके पीछे कोशिकाएं हैं, तो इसे हम नाम देते हैं अष्टाशंक। तो ये हमारी कौन सी अवस्था है, 5वीं अवस्था है ये हमारी। ठीक है, 5th अवस्था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 थे, 8 के बाद क्या होगा, ये 16 बनेंगे, फिर इनमें विभाजन होगा तो ये 32 बन जाएंगे। 32 जब बन जाते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से कोशिकाएं बनेंगी। आकार और बढ़ गया और कई सारी कोशिकाएं हो गई। एक तरीके से 32 कोशिकाएं बन गई। टोटल कितनी हो गई है, 32 कोशिकाएं ये वाली कहलाई जाती है, और इन्हें ऊपर को हम नाम देते हैं वही निलंबक। ठीक है, तो ये सारी हमारी निलंबक कोशिकाएं हैं। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो 6ठी अवस्था आई है, ये भ्रूण का कैसा रूप हो गया, गोलाकार।
कैसा रूप हो गया ये? गोलाकार, इसलिए इसका नाम होता है गोलाकार भ्रूण। क्या नाम है इसका? गोलाकार भ्रूण। ठीक है, तो जो ऊपर वाली थी बेटा, ये तो हमारी निलंबक कोशिकाएं कहलाई जाती है, और ये वाला जो विभाजन हो रहा है, ये किस में विभाजन हो रहा है? ये हमारी भ्रूण कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होता रहता है। अब देखते हैं अपनी 7वीं अवस्था में क्या हुआ है। 7वीं अवस्था में क्या होता है जाते जाते, अब जो हमारा भ्रूण कोशिकाएं थी नीचे की, वो अपना आकार जो है वो कैसा कर लेंगी? हृदयाकार कर लेंगे, वो उनका आकार हृदय के जैसा हो जाएगा। ये कैसे हो गए? कुछ इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, ये सारी हमारी कोशिकाएं हैं। हम ये आपकी एनसीईआरटी की किताब में भी ये चित्र बने हुए हैं, आप वहां से भी बना सकते हैं। तो इन सभी को हम नाम देते हैं निलंबक। और ये वाला आकार कैसा हो गया हमारा? हृदयाकार। ठीक है, तो ये आपकी 7वीं अवस्था है, इसलिए इसे हम नाम देते हैं हृदयाकार भ्रूण। क्या नाम देते हैं इसे? हृदयाकार भ्रूण नाम से हम देते हैं। ये सारी कैसी कोशिकाएं हैं? ये विभज्योतक कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं ये? विभज्योतक कोशिकाएं हैं, यानी कि इनमें लगातार विभाजन हो रहा है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? विभज्योतक कोशिकाएं इन्हें हम नाम देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि परिपक्व भ्रूण कैसा दिखता है। मूलांकुर। ठीक है, ये वाला आपका नीचे वाला कहलाया जाता है भाग, इसे कहते हैं प्रांकुर। ठीक है, और ये आपके होते हैं बीजपत्र। ये आपकी यहाँ पर कोशिकाएं हैं इस तरीके से। तो ये आपका हो गया 9वां। ये वाला हो गया आपका परिपक्व भ्रूण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये भ्रूण के आपको आकार बताए गए हैं। मूलांकुर, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में रेडिकल, जहाँ से मूल बनना शुरू होता है। मूल का मतलब होता है रूट्स, जड़। प्रांकुर हम कहते हैं इंग्लिश में प्लूमूल, PLUMUL, यानी कि यहाँ से हमारी शाखाएं, पत्तियाँ, ठीक है, जितना भी वायवीय भाग है। वायवीय का मतलब होता है ऐसा भाग पौधे का जो वायु के संपर्क में है, जो जमीन के ऊपर है, उसे हम कहते हैं प्रांकुर से निकले हुए भाग। ठीक है, और मूलांकुर यानी कि जहाँ से मूल का अंकुरण शुरू होता है, जैसे मूल बनने शुरू होते हैं। तो आपने इस तरीके से देखे कि एक युग्मनज से भ्रूण कैसे कैसे बनता है। सबसे पहले गोलाकार भ्रूण का वो आकार लेता है, फिर धीरे धीरे वो हृदयाकार में आता है, उसके बाद लास्ट में वो एक परिपक्व भ्रूण का रूप ले लेता है। तो आपको ये सभी चित्र विद नामांकन, यानी कि आपको एक नामांकित चित्र इस भ्रूण वाले प्रश्न का याद होना चाहिए। तो वो सारी चीजें कैसे आएंगी आपको? जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ये चीज हम पढ़ेंगे भ्रूण के बाद, वो है भ्रूण कोश के बारे में। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भ्रूण कोश क्या है। ठीक है, भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं तथा किसी एक प्रकार का वर्णन करो। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इस पर आप खासा ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे आपको नोट करवा रही हूँ। तो अगला जो टॉपिक है वो है हमारा भ्रूणपोष। इस भ्रूणपोष का एक और नाम है जो आपको पता है, उसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। ठीक है, 3N, 3 संलयन। आपको पहले वाला वीडियो याद आ रहा होगा, अगर आपने देखा होगा, उसमें मैंने बताया कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता कैसे है। तो आज इसको और विस्तार से पढ़ेंगे कि ये है क्या।
तो इसके बारे में अगर आप लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका निर्माण तब होता है जब पौधों में एक नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयित होता है, द्वितीयक केंद्रक से या के साथ संलयित होता है। ठीक है, तो ये वही पुरानी वाली बात मैंने आपको वीडियो में जो पहले वाली वीडियो में बताई है वही आपको अभी नोट करवा रही हूँ। तो ये हो गई आपकी एक भ्रूणपोष या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र की परिभाषा, यानी कि इसका निर्माण कब हो रहा है। इसका निर्माण तब हो रहा है जब पौधों में, यानी पुष्पी पौधों में एक नर युग्मक जो है वो द्वितीयक केंद्रक के साथ मिलता है, जुड़ता है। अब इसका रोल क्या है ये भी आपको इस परिभाषा में लिखना है, यानी कि इसका महत्व क्या है। तो इसके आगे आप लिखेंगे, यह एक पोषक उत्तक है जो विकासशील भ्रूण को पोषण देता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका कार्य। इसका कार्य क्या हो गया? इसका कार्य हो गया ये कि यह एक प्रकार का पोषक उत्तक है। जहाँ पर भी पोष शब्द आ जाता है इसका मतलब वहाँ पर बात हो रही है न्यूट्रिशन की, किसी को भोजन प्रदान करने की, किसी को भोज्य पदार्थ करने का सिलसिला हो रहा है कि उद्देश्य से वहाँ पर कोई चीज़ उपस्थित है। तो पोषण मतलब उसे एनर्जी देना, ऊर्जा देना। आपको पता ही हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, मनुष्य को हमें खाने से मिलती है। तो ऐसे ही जो पौधों में जो भ्रूण बना है, ठीक है, अभी आपने पहले जो टॉपिक में मैंने आपको बताया कि भ्रूण क्या है, तो जब वो भ्रूण बन रहा है तो उसको निरंतर ऊर्जा कौन दे रहा है, उसको निरंतर पोषक तत्व कौन प्रदान कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए पौधों में एक भ्रूण को जो पोषक तत्व या पोषण जो प्रदान करता है उसका नाम होता है भ्रूणपोष, या फिर उसे हम कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी। ठीक है, तो आपको ये इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। अगली चीज हम देखते हैं भ्रूणपोष के प्रकार। अगली जो चीज हम देखेंगे वो है भ्रूणपोष के प्रकार। भ्रूणपोष के प्रकार, तो ये जो होते हैं बेटा, ये आपको पता होना चाहिए कि ये 3 प्रकार के होते हैं। इनके टोटल कितने हैं? 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो इसमें आता है वो आता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष, इसके बारे में अगर हम लिखें सबसे पहला पॉइंट तो वो है कि इसकी रिक्तिका में बड़ा केंद्रक होता है। इसकी रिक्तिका में बड़ा केंद्रक होता है। इस केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन, इस केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रक बनते हैं। जो लास्ट पॉइंट आपको इसमें याद रखना है वो ये है, कोशिका भित्ति जो इसमें होती है नहीं होती, यानी उसकी अनुपस्थिति होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष के बारे में कि इसकी जो रिक्तिका है उसमें बड़ा केंद्रक होता है। इस केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक केंद्रक बनते हैं, परंतु इसमें कोशिका भित्ति निर्मित नहीं होती, कोशिका भित्ति का निर्माण इसमें नहीं होता इस प्रकार के भ्रूणपोष में। अगला जो प्रकार है भ्रूणपोष का वो है कोशिकीय भ्रूणपोष।
उसके बारे में लिखेंगे आप। कोशिकीय भ्रूणपोष के बारे में लिखेंगे आप। इसके पॉइंट लिखिए, कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। केंद्रक विभाजित इसमें निर्माण होता है, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, केंद्रक विभाजित होते हैं। लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, अनियमित व्यवस्था वाली कोशिकाओं का समूह रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी किताब में नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो आपको ये सभी चीजें याद करनी है। ठीक है, सभी पॉइंट्स याद करने हैं। अगला जो प्रकार है वो है माध्यमिक, या उसका एक और नाम है हेलोबियल, जिसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। माध्यमिक अथवा हेलोबियल भ्रूणपोष। इसमें आप लिखेंगे, केंद्रक के प्रथम विभाजन, केंद्रक के प्रथम विभाजन से ही कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। भित्ति का निर्माण होता है। दोनों केंद्रक भ्रूणपोष से अलग हो जाते हैं, परंतु नहीं, जिसके फलस्वरूप कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं माध्यमिक अथवा हेलोबियल भ्रूणपोष। इसमें केंद्रक के पहले विभाजन से क्या हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, और जब विभाजन के द्वारा दो केंद्रक बने तो वो दोनों ही अलगाव कर लेते हैं, यानी कि वो अलग हो जाते हैं भ्रूणपोष से, और जब वो अलग हो गए तो इनमें कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता। तो ये वाली जो अवस्था रहती है बेटा, माध्यमिक या फिर हेलोबियल भ्रूणपोष, ये जो हमारी पहले वाली भ्रूणपोष की अवस्था थी, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष, उनके बीच की अवस्था होती है। तो आपको इसके बारे में, भ्रूणपोष के बारे में ये सभी चीजें याद करनी है।